नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और चलिए अच्छी खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी झूम उठेंगे। सर्दी ने दस्तक दे दी है और पहाड़ी इलाके इस वक्त गुलजार हैं। उत्तराखंड की वादियां इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। आप भी देखिए। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर कुदरत का बर्फीला श्रृंगार। बर्फ से ढकी उत्तराखंड की वादियां। ये विहंगम दृश्य देखिए। ऊंची चोटियों से लेकर आसपास के इलाकों तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। देवभूमि उत्तराखंड की वादियां इन दिनों चमक उठी हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को आसमान से गिरती बर्फ की फाहों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिससे वादियों का मनमोहक नजारा देखते ही बन रहा है। मानो औली की इन खूबसूरत पहाड़ियों पर सफेद मखमली बर्फीली चादर बिछ गई हो। औली में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। चारों तरफ बर्फ ने डेरा डाल रखा है। कुछ जगहों पर करीब 1 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। वहीं बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर चटक धूप पड़ी तो पूरा इलाका चांदी की तरह चमकीला नजर आने लगा। सैलानियों के लिए औली की ये वादियां बेहद खास होने वाली हैं, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही औली की वादियों में बर्फ ने रंगत खोल दी है। देखिए सर, क्रिसमस और 31 के लिए लगभग हमारी बुकिंगें आनी शुरू हो गई हैं और हम लोग अपने स्तर से जो हमारी तरफ से हो सकता है साफ सफाई वगैरह हम पूरी तैयारी पे अपने लगे हुए हैं। औली हो या जोशीमठ हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे हमारा और भी गेस्ट हाउस हैं, सभी लोग अपनी तैयारी पे हैं। टिहरी की इन तस्वीरों को देखिए। बर्फ के सफेद फाहे जैसे ही आसमान से गिरने लगे, पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, पैर थिरकने लगे और पूरा समा जैसे जश्न में डूब गया। नीति घाटी और मलारी गांव में वादियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं और सिर्फ वादियां ही नहीं बल्कि घरों और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। दूर दूर तक नजरें जहां भी जाती हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। मानो ये पूरा इलाका बर्फ की आगोश में समा गया हो। चारों तरफ बर्फ बर्फ हो तो मस्ती लाजमी है। हर तरफ सफेद संगमरमरी बर्फ के बच्चों ने भी जमकर लुत्फ उठाए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे हैं। उत्तराखंड की वादियां बर्फ की चादर से ढकी हैं तो कश्मीर के निचले इलाकों में सर्दी पूरे शबाब पर है। चोटियां जहां सफेद बर्फ की चादर से ढकी हैं तो वहीं श्रीनगर में पानी जमने लग गया है। तस्वीरों को देखकर श्रीनगर के तापमान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भले ही आसमान से बर्फ अभी नहीं गिर रही हो, लेकिन सर्दी का आलम यह है कि कई जगह बर्फ जम गई है। जाहिर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारियों से वादियां गुलजार हो गई हैं और अब इसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी दिखने लग गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत होने वाली है। जोशीमठ से कमल नयन, टिहरी से कृष्ण गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा गिर गया है। दिल्ली में भले ही सुबह और शाम की सर्दी है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां दिन भर मौसम का सर्द मिजाज देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फ, मैदान में बड़ी ठंड, पहाड़ गुलजार, ठंड ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गिरा पारा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में
2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। मसनल, राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी अब कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद चलने वाली हवाओं से दिल्ली एनसीआर के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर का महीना आ गया, 2-3 दिन से ठंड बढ़ ही रही है। हाँ, और आगे आगे बढ़ेगी भी, पर अभी पिछले कुछ दिनों से बढ़ नहीं रही थी, अब बढ़ रही है। ठंड तो काफी बढ़ रही है अभी, काफी जैसे कि बढ़ी है ठंड। कोहरा अभी तो उतनी नहीं है, लेकिन कोहरा धीरे धीरे बढ़ ही रही है। दिल्ली में भले ही दिन में सूर्यदेव की कृपा हो रही हो, लेकिन सुबह सवेरे और देर शाम से ठिठुरन बढ़ने लगती है। रात होते ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलाव का जलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक बार फिर ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में कंबलों का इंतजाम भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ से गुलजार है और उसका असर बिलासपुर जैसे निचले इलाकों में भी दिख रहा है। बिलासपुर में दिन में भी कोहरा छाया रहा और सूरज के दीदार को लोग तरस गए। दोपहर में भी सर्दी से बचने के लिए लोगों के पास अलाव ही आखिरी सहारा है। तो ठंड लग रही, बहुत ठंड है। फिर मैं सोचा भाई आग जलाइए, गिट्टी जलाइए, तभी ठंड जाएगी थोड़ी थोड़ी। ये बहुत ठंड लग रही। 4-5 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कल बादल की वजह से कम ठंड थी, पर आज मौसम कुछ साफ होता नजर आ रहा है, इसलिए आज ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा ठंड है। अभी आगे आगे ठंड बढ़ती जाएगी। सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, बल्कि प्रयागराज और कानपुर की तस्वीरें भी सर्दी बढ़ने की दस्तक दे रही हैं। हालांकि प्रयागराज का हाल भी दिल्ली जैसा है, जहां सुबह और शाम का मौसम ठंडा है और दिन चढ़ने के साथ ही सर्दी में कमी आने लगती है। देखिए, घर से निकलते वक्त ये अनुमान नहीं था कि इतना ज्यादा कोहरा होगा, लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पर आ रहा हूँ तो कोहरा जिस तरह से है कि यहाँ पर ठंड के मारे जो है गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। और इस धुंध की वजह से, जबकि मैं बाइक से हूँ, उसके बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। से देखा जाए तो ठंडी बहुत है और सर्दी ठंड और हवाओं का भी जो है धीरे धीरे ज्यादा वायु ज्यादा वो बढ़ रही है, जिससे आदमी इस वक्त ठंडी से अपने घरों में अदर जगह पे बैठे ही दिख रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। भले ही दिसंबर की शुरुआत में ठंड इतनी ना पड़ रही हो, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज काफी ठंडा महसूस हो रहा है। जाहिर है, पहाड़ों पर बर्फ से उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर और भी बढ़ेगा। लिहाजा कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए मैदानी इलाकों में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते पारा और गिरने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सर्दियां शुरू होते ही अपना ख्याल रखना भी बेहद लाजमी हो जाता है। सर्दी के मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल, किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, जान लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय क्या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे ही मौसम बदलता है तो हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू बनकर सामने आता है। बदलते मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम, बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हें घुटनों में दर्द और बच्चों में वायरल बहुत कॉमन हो जाता है। इस मौसम में हम अपना ध्यान कैसे रखें? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो है, जब मौसम बदलता है, खासतौर से जो ये सीजन आने वाला है जाड़ों का, तो उसमें हम लोगों को सबको रिस्क रहता है कि छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तरफ जैसे आपने जिक्र किया कि हमको जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है थोड़ा नाक से पानी बहने लगे। तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो है हमको स्ट्रोक हो जाए, हमें हार्ट अटैक हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, तो उनको गठिया की शिकायत बढ़ सकती। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं तो उनको
सांस लेने की दिक्कत बढ़ सकती है। तो बहुत किस्म की समस्याएं हो सकती हैं और इसके लिए हम सबको सावधानी की ज़रूरत है। हमें जो है हमेशा अपने आप को, शरीर को गर्म रखना चाहिए, उसके लिए एडिक्वेट कपड़े पहने हों एंड जब भी बाहर निकलें ख़ास तौर से तब तो वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कपड़े ठीक से हों और जहाँ तक हो हम लोग गर्म या गुनगुने पानी से नहाएं एंड खाने में भी गर्म चीज़ें और गर्म लिक्विड्स उनका सेवन करें। सर क्या मौसम का असर उम्र के हिसाब से भी पड़ता है? क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे ही मौसम बदलता है तो उन पर इसका ज्यादा असर होता है। अगर कोई पुरानी लंबी बीमारी से पीड़ित हो तो वो भी इस मौसम में ज्यादा बीमार होने के चांसेस है। अभी आपने स्ट्रोक की बात भी की थी, तो किन बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं या जो पेशेंट है उनके लिए सर्दियां या बदलता मौसम ज्यादा खतरनाक होता है? तो जो लोग बहुत ज्यादा जिनकी उम्र होती है, जैसे बहुत एल्डरली लोग, बहुत छोटे बच्चे, राइट, या जो लोगों को कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे किसी को लंग्स की पुरानी प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की पुरानी प्रॉब्लम, तो किसी को गठिया की पुरानी प्रॉब्लम, तो इस टाइप के लोग जो हैं वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनकी बीमारी फ्लेयर अप होती है। सर आपने हमें परेशानियां तो बता दी और हमारे दर्शक आपको सुन भी रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी अब ये सवाल होगा कि दिक्कतें अगर 1000 हैं तो इनका सोल्यूशन क्या है, कि कैसे अपना सर्दियों में ध्यान रखें। डाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहते हैं सर्दी खाने पीने का मौसम है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ज्यादा ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं और फिर जैसे आपने बताया उनकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। कैसी डाइट रखें हम सर्दियों में अपनी, और क्या कुछ प्रिकॉशंस लें इस मौसम में खुद को बचाने के? तो जैसे कि डाइट की जहाँ तक बात है, तो जो लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, राइट, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, राइट, तो उसको हम लोग अलग से बताते हैं कि भाई तुम्हें ये डाइट रखनी है। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या उसके लिपिड लेवल्स ठीक नहीं है, अबनॉर्मल है, जिसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, तो उन सब लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं जिनकी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होती है कि भाई आप लोग फ़र्क डाइट लें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो चीज़ें जिनमें कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, दूध, दही, पनीर, चीज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत हेल्दी होती। कई जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, वो जैसे विटामिन डी है, वो जो है खुद शरीर बना लेती है, बट उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा देर धूप में बाहर निकलें, तो कम से कम आप 20-25 मिनट टाइम निकाल के धूप में बैठें, तो उससे भी शरीर को बहुत लाभ मिलता है। 3 राज्यों में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री अगले 2 दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान पीएम न सिर्फ काशी को कई सौगात देने वाले हैं, बल्कि कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। वाराणसी में पीएम का रोड शो भी होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 19,154 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 14 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन भी करने वाले हैं। 18 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी का 2 दिन का पूरा दौरा रहेगा। 17 और 18 दिसंबर को भी वाराणसी में रहेंगे और उनके 4 मुख्य कार्यक्रम हैं। मुख्य रूप से वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे हैं। ये उनका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ सांसद होने के नाते उनकी इच्छा थी कि वे विकसित भारत यात्रा में जनता के साथ प्रतिभाग करें, उसमें हिस्सा लें और किस प्रकार से सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करवाया जा सके या छूटे हुए बेनिफिशियरी जो प्रोस्पेक्टिव हैं उनको लाभान्वित करवाया जा सके, इसका खुद मौके पे रह के उनकी हेल्प कर सकें। तो इसी के लिए जब वो पहले दिन आएंगे, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शहरी का कंपोनेंट है, वो छोटी कटिंग मेमोरियल स्कूल में उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसमें नगर निगम क्षेत्र के 3 वार्ड और हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी लाभार्थी हैं जो अन्य योजनाओं से छूटे हुए हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करवाया जाएगा और उनकी अवेयरनेस आदि के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, उसमें उनका प्रतिभाग रहेगा। बनारस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है
2 दिन का दौरा है 17 और 18 का, और व्यापक प्रबंध किए गए हैं उसके लिए। तो किस तरीके से इंतजाम रहेगा, क्या क्या फोर्सेस का रिक्वायरमेंट? हमने काफ़ी आवश्यकता अनुसार हेडक्वार्टर से फोर्स मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। उनकी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई है, जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई है, और सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ लग रही है, और समस्त व्यवस्था को मैं पर्सनली देख रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे माहौल उत्सवमय होता जा रहा है। कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश भर में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उस पल का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है जब अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। और ये वो पल होगा जब पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी पूरे जोश और जज्बे के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। ऐसा ही एक शहर है छत्तीसगढ़ का सुकमा, जहां इन दिनों जश्न का माहौल है, क्योंकि मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने सुकमा की धरती पर भूदेवी की पूजा की थी। श्री राम ने त्रेता युग में वनवास के दौरान रामाराम डनकानी इलाके में गुजरे थे। यहाँ पर भूदेवी की श्री राम ने यहाँ पूजा अर्चना की थी। तब से यहाँ सुकमा जिले में रामाराम ने लोगों की आस्था है, और यहाँ 700 वर्ष पहले जो सुकमा के राजा हैं, उन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था। पहाड़ी की तलहटी पर मौजूद सुकमा के प्राचीन रामाराम मंदिर की स्थापना 1834 में सुकमा के तत्कालीन शासक रामराज देव ने की थी, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम पधारे थे, भूदेवी की आराधना की थी। हमारे इस दंडकारण्य क्षेत्र में जब वनवास काल के दौरान भगवान राम का पदचिन्ह पड़ा, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ा आस्था का केंद्र है, और उसी का एक स्वरूप और अंश यहाँ देखने को मिलता है, जो रामाराम मंदिर में भूदेवी की पूजा अर्चना करने की मान्यता है। इसी के साथ और एक जगह सुकमा जिले में जो इंजरम, इस तरह से आगे भगवान राम यहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़े थे वनवास काल के दौरान, और छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, तो यह हमारे लिए और भी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। अब जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा है, ऐसे में सुकमा के रहने वाले लोगों के लिए भी ये पल बेहद खास और ऐतिहासिक है। रामाराम मंदिर को राम वनगमन पथ के तहत विकसित भी किया गया है, जो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की ओर से भेजे गए अक्षत कलश सुकमा पहुंच गए, जिनका भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर इलाके में शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों और मंदिरों में पवित्र अक्षत कलश को ले जाया गया। 2 दिसंबर को अयोध्या से अक्षत कलश को सुकमा लाया गया था। मंडल स्तर पे और खंड स्तर पे हम यहाँ पर लोगों के दर्शनार्थ लेके आए हैं, और लोगों में देखा कि काफी उत्साह था, और लोग दर्शन के लिए भी काफी उमड़े थे। और हमने उसको जितने भी जो क्षेत्र है, खासतौर पे रामाराम मंदिर से लेके दोरनापाल, इंजरम, डोंडरा से लेके कोंटा तक हम लोगों के दर्शनार्थ को रखा था। और आज वो कलश को हम यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, अपने शिव मणिकेश्वर मंदिर है वहाँ स्थापित कर रहे हैं। फिलहाल हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, जब भगवान राम विधि विधान के साथ भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग कोनों में तैयारी जारी है, क्योंकि भगवान श्री राम अब पधारने वाले हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, गुड न्यूज टुडे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले सत्ता से दूर हैं, लेकिन जनता के बीच पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगाते। एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जब शिवराज सिंह चौहान एक घायल की मदद करने के लिए खुद गाड़ी से उतर आए। इस दौरान खुद उनके हाथों में भी खून लग गया। शिवराज सिंह चौहान ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की, उसे भरोसा दिया कि मामा उसके साथ हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से इस बात को कायम किया और इस बात की मिसाल कायम की कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने एक घायल अवस्था में पड़े हुए शख्स को पड़े हुए देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे, अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। और चलिए इसी के साथ जीएनटी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।